नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर की खबरों से जुड़ा हमारा ये विशेष बुलेटिन। शुरुआत सबसे पहले करते हैं दिल्ली एनसीआर में मौसम से जुड़ी खबर से। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही अंधेरा छाया हुआ है। कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार लगातार चौथे साल जनवरी में सामान्य से अधिक बारिश होने की पूरी संभावना है। बारिश का शुरुआत जो है वो आज सुबह से हो चुकी है। अनुमान के मुताबिक 9 जनवरी तक कभी बूंदाबांदी तो कभी हल्की बारिश और बौछार पड़ेगी। न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री के आसपास बना रहेगा, लेकिन ठिठुरन जो है वो बनी रहेगी। खास बात यह है कि लगातार चौथे साल जनवरी में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। जनवरी में राजधानी में 19.3 मिलीमीटर सामान्य बारिश मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान रिकॉर्ड देखें तो यह सामान्य से अधिक नजर आता है। इसके अलावा अगले 24 घंटे में पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र में भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके बाद उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में एक और मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और अधिक शक्तिशाली चक्रवात बनेगा। इन सिस्टम की वजह से इस हफ्ते के अंत तक बारिश होती रहेगी। 7 और 8 जनवरी को हल्की और तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछार पड़ने की भी उम्मीद है। तो दिल्ली एनसीआर में जो तापमान है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। रुक रुक कर दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में बारिश हो रही है और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुर। जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कपिल चौधरी। कपिल, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से मौसम बन रही है इस वक्त दिल्ली में और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? चंदन, अगर बारिश की बात करें तो आज मंगलवार का दिन है, आज बुधवार का दिन है। आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा पीछे की तरफ दिखाएं। जो ये रास्ता है, हम आईटीओ के पास में इस समय खड़े हुए हैं जी। जो गाड़ियों की रफ्तार है वो भी काफी धीमी हो गई है, जो विजिबिलिटी है काफी कम हो गई है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये पास की जो बिल्डिंग है उसकी तरफ भी दिखाए। यहाँ पर पूरे आसमान में सफेद धुंध जो है वो छाई हुई है। और बात करें तो तापमान जो है लगभग जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में यहाँ तापमान है। और यहाँ पर 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है अगले 4 से 5 दिन तक रहने वाला है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर 4 से 5 दिन लगातार जो है हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिसकी वजह से मौसम में सर्दी है सर्दी बढ़ सकती है, क्योंकि इस समय कोविड काल चल रहा है और जिस तरह से देखा जाए तो सर्दी में जी कपिल, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, एक तो ठंड ऊपर से बारिश, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, ऐसे में उन लोगों के लिए क्या इंतजामात किए गए दिल्ली सरकार की तरफ से जो खुले में अपना जीवन जीने को मजबूर हैं? देखिए चंद्र, अगर बात की जाए जो लोग रोड पे सोते हुए दिखाई देते थे उनके लिए बसेरों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस समय जो बारिश पड़ रही है, बारिश की वजह से जो है लोगों में सर्दी जुकाम की संभावनाएं बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखा गया है कि जो सर्दी जुकाम बढ़ता है उसकी वजह से कोविड का संक्रमण भी बढ़ रहा है। तो सारी चीजों को देखा जाए तो बारिश इस समय काफी नुकसानदायक है और यहाँ पर लगातार जो है देखा जा रहा है कि बारिश की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना यहाँ पर पड़ रहा है। अब मेरे देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है गाड़ियों की काफी कम हो गई है और जो रफ्तार है गाड़ियों की वो भी काफी धीमी हो गई है। जी लोगों को दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से आमजन काफी प्रभावित है। अगर बात करें प्रदूषण की, बारिश की वजह से तो पेड़ पर जो लगा हुआ प्रदूषण है, धूल है, उसके कण तो धूल है, लेकिन सर्दी यहाँ पर बढ़ गई। जी कपिल, आपके आसपास भी अगर लोग हों तो उनसे भी आप बात करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जिस तरीके से लगातार तापमान गिरता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है?
चंदन देखिए, अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 4 से 5 दिन लगातार जो है बारिश होने की संभावना है, हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है और इसके तेज ठंडे की संभावना है, जिसके मौसम में और गिरावट आएगी, सर्दी ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और दिल्ली में सैटरडे और संडे का लॉकडाउन भी लगा दिया गया, कर्फ्यू भी लगा दिया गया कि जिससे बिजली छूटू रहेगा। इसकी वजह से लोगों को राहत की संभावना, लेकिन जिस तरह से सर्दी लगातार बढ़ रही है उससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय कोविड चरम सीमा की तरफ जा रहा है और सर्दी जुकाम इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो लगातार लोगों में। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कपिल, चूंकि कोरोना का जो लहर है वो एक बार फिर से दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली में। ऐसे में ये बढ़ती हुई ठंड, डॉक्टर्स इसको लेकर भी तमाम लोगों को लगातार इस बात को लेकर सलाह दे रहे हैं कि खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि अगर बीमारी किसी भी तरीके की इस ठंड के कारण पड़ती है तो वो कोरोना के तरफ भी ले जा सकती है। चंदन बिल्कुल, देखिए बात करें तो ये मेरे जो लोग हैं अभी वो आ रहे हैं, इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से गर्म कपड़ों से लपेटा हुआ है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और इस समय लगातार बारिश पड़ रही है, इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों का परामर्श जो लोगों के लिए है कि बारिश में ना भीगे, सर्दी से बचा जा सके, जिससे कि जो कोविड के सिम्टम है लोगों में नया है और अस्पतालों का रुख कम करें लोग, तो जिसकी वजह से आमजन को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से 4 दिन लगातार बारिश पड़ने वाली है उसकी वजह से सर्दी का तापमान गिरेगा, जिससे बच्चों में थोड़ी गले में तो इस तरह की तमाम दिक्कतें हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, घर पर देखरेख की जाए और पूरी तरह से उनका ध्यान। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल चौधरी आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो निश्चित तौर पर ठंड का सितम एक बार फिर राजधानी दिल्ली को झेलना पड़ रहा है, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और ऊपर से बारिश जो है वो दिल्ली वालों की चिंताओं को बढ़ाने का काम कर रहा है। रुक अगली खबर का करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप के मामले बढ़ने पर स्वास्थ्य कर्मी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में काम करने वाले 400 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी पिछले एक सप्ताह में कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें डॉक्टरों की संख्या अधिक है। एम्स में काम करने वाले करीब 50 डॉक्टर और 53 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें रेजिडेंट डॉक्टर्स की संख्या अधिक है। मनोचिकित्सक, एनेस्थीसिया विभाग के 1 दर्जन रेजिडेंट डॉक्टर्स को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है। वहीं कई नर्सिंग कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित होकर होम आइसोलेशन में हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पिछले एक सप्ताह में 65 स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इनमें लगभग 30 रेजिडेंट डॉक्टर्स शामिल हैं। कोरोना संक्रमित आए एक डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने जांच कराई तो कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। उनके साथ संपर्क में आए 6 अन्य डॉक्टरों को भी संक्रमण के मामलों की पुष्टि दर्ज की गई है। तो लगातार कोरोना संक्रमण के मामले पूरे देश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी में भी कोरोना संक्रमण का ग्राफ हर नए दिन के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब इस बढ़ते हुए ग्राफ में वो तमाम स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं जिनके ऊपर कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर लोगों को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है। और ऐसे में दिल्ली के अलग अलग अस्पताल, चाहे एम्स अस्पताल हो, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हो, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज हो या फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो, इन तमाम अस्पतालों के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो भी अब कोरोना की चपेट में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 400 से अधिक डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो कोरोना की चपेट में आए हैं, जिससे परेशानियां जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि तमाम स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना के लक्षण ना के बराबर हैं और होम आइसोलेशन जैसी स्थिति में ही वो खुद को ठीक करने में कामयाब हो रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको देते हुए जो दिल्ली से, जहां अब कोरोना का कहर डॉक्टरों पर बरप रहा है। रुख अगली खबर का करते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई डीडीएमए की बैठक में दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों और संक्रमण दर पर चर्चा हुई। बैठक का मुख्य मुद्दा
कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के उपायों को करना था। बैठक में तय किया गया कि दिल्ली में शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। 28 दिसंबर को दिल्ली में डीडीएमए के आदेश पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू आगे भी जारी रहेगा। सरकारी दफ्तरों में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारियों को घर से ऑनलाइन मोड में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी को आधा करने के बाद से बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन के बाहर भारी भीड़ और संक्रमण के फैलाव की आशंका को देखते हुए दिल्ली में मेट्रो और बसों को 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलाने की इजाजत दी गई है, लेकिन बिना मास्क के यात्रियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। डीडीएमए के आदेश के मुताबिक जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को कर्फ्यू में छूट मिलेगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार से जुड़े सभी बड़े अधिकारी, न्यायाधीश, कोविड टेस्ट और वैक्सीन से जुड़े स्वास्थ्य कर्मी शामिल होंगे। इसके अलावा परीक्षा देने जा रहे छात्र प्रवेश पत्र दिखाकर जरूरी काम से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने वाले यात्री वैध टिकट दिखाकर जा सकेंगे। इसी के साथ अखबार, टीवी चैनलों और मीडिया संस्थानों से जुड़े मीडिया कर्मियों को संस्थान द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र दिखाने पर ही कर्फ्यू में इजाजत दी जाएगी। दिल्ली में किस तरीके की पाबंदियां हैं, दिल्ली में किस तरीके से संक्रमण के मामलों को नियंत्रित किया गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। कल डीडीएमए की बैठक के बाद आपात सेवाओं को छोड़कर बाकी अधिकारी घर से काम करेंगे। यह तमाम सरकारी अधिकारियों के संबंध में बातचीत है। 50% प्राइवेट दफ्तरों के कर्मचारी अब घर से काम करेंगे, यह भी डीडीएमए ने आदेश दिया है। बसें और मेट्रो ट्रेन जो है वो पूरी क्षमता के साथ चलेंगी ताकि बाहर जो है भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो। इसके साथ ही साथ रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। स्कूल, सिनेमा, जिम, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, स्पा, योगा इंस्टीट्यूट, वाटर पार्क बंद रहेंगे। 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे, जबकि बार जो है वो 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। तो तमाम पाबंदियों के बीच दिल्ली में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को काबू करने के जो दिशा निर्देश हैं वो लगातार दिए जा रहे हैं। रुख अगली खबर का करते हैं। गाजियाबाद नगर निगम के पहले ऑडिटोरियम और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स समेत करीब 550 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा 526 करोड़ की लागत के विकास कार्य नगर निगम के हैं। इनके अलावा डुंडाहेड़ा में 19.70 करोड़ की लागत से 50 बेड का अस्पताल और मोदीनगर में 10 करोड़ रुपए से बनाए जाने वाले ड्रग वेयर हाउस का शिलान्यास भी करेंगे। इस लोकार्पण और शिलान्यास समारोह के लिए नेहरू नगर में नवनिर्मित ऑडिटोरियम में एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ महापौर आशा शर्मा मौजूद रहेंगी। नगर निगम के अधिकारी इस समारोह में ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। 47 करोड़ के फंड से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बनाए गए ऑडिटोरियम को जनता को समर्पित किया जाएगा। रमतेराम रोड पर बनाए गए 4 तल के कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का भी लोकार्पण किया जाएगा। रुख अगली खबर का करते हैं। गाजियाबाद में बुधवार सुबह से आम लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बस दौड़नी शुरू हो गई है। पहली बस आनंद विहार दिल्ली बॉर्डर से एलएलटी सेंटर के बीच चली। अभी केवल एक रूट पर बस का संचालन शुरू किया गया है। लोग इस बस को पसंद कर रहे हैं। इन बसों से प्रदूषण कम होगा और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। दूसरे रूट पर 15 अन्य बसों के आने के बाद संचालन शुरू किया जाएगा। बसों के लिए अकबरपुर, बहरामपुर में चार्जिंग स्टेशन और शेड बनाए गए हैं। गाजियाबाद जिले को 20 में से 5 इलेक्ट्रिक बसें मिल गई हैं।
उनको मंगलवार देर शाम को केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल अग्रवाल, स्वास्थ्य राज्य मंत्री और डीएम ने हरी झंडी दिखाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम से रवाना किया। इन बसों को बाद में शेड में ले जाकर खड़ा कर दिया गया। 5 बसों का संचालन शुरू हो चुका है। प्रस्तावित 4 रूटों में से एक रूट कौशांबी बस सेंटर से एलएलटी सेंटर तक रहेगा। आपको बता दें कि बीते दिन प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कई शहरों में से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। 1971 की लड़ाई में भारत के जिस टैंक T-55 ने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, वो आखिरकार उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद को मिल गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री और सांसद जनरल वीके सिंह के निजी प्रयासों से रक्षा मंत्रालय ने यह टैंक गाजियाबाद को दिया है। इसको नगर निगम ने मेरठ तिराहा स्थित नया बस अड्डा मेट्रो स्टेशन के सामने युद्धक ट्रॉफी के रूप में स्थापित किया है। केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को यह टैंक जनता को समर्पित कर दिया। लोग अब यहां आकर सेल्फी ले रहे हैं और टैंक के इतिहास से रूबरू हो रहे हैं। जनरल वीके सिंह ने बताया कि 1971 में भारत पाक के बीच युद्ध हुआ। इसमें हमारे टैंक T-55 ने पश्चिमी मोर्चे पर बसंतर और बारीपीड़ की लड़ाई में पाकिस्तान के टैंक बड़ी संख्या में नष्ट किए थे। हालांकि इसके बाद कई अत्याधुनिक टैंक आए और फिर T-55 को सेना से रिटायर कर दिया गया। जनरल ने बताया कि कुछ दिन पहले ही टैंक गाजियाबाद आ गया था। इसके लिए रक्षा मंत्रालय की तमाम जटिल प्रक्रियाओं को पूरा किया गया। रुक अगली खबर का करते हैं। ग्रेटर नोएडा में दादरी पुलिस ने एक कंपनी के कलेक्शन एजेंट पर बाइक सवार बदमाशों द्वारा की गई लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बदमाशों द्वारा लूटी गई राशि के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हालांकि एक बदमाश पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटे गए बैग और तमंचा, चाकू, मोटरसाइकिल भी बरामद की है। तीनों शातिर लुटेरों के नाम दीपांशु राणा, राहुल और वंश उर्फ चीनू है। तीनों को पुलिस ने थाना दादरी के क्षेत्र के जारचर्चा रोड पर स्थित शैलेंद्र शूटिंग रेंज के पास से गिरफ्तार किया है। थाना दादरी अंतर्गत कल एक सत्या माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के 2 कर्मचारियों के साथ जब वो 2 गांवों से अपनी कलेक्शन करके लौट रहे थे, उस दौरान एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उनके साथ लूट कारित की थी, जिसमें लगभग 1 लाख रुपए लूट में गए थे। तत्काल मौके का मुआयना किया गया। इसमें 2 टीमें गठित की गईं। त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे से कम समय में भी तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पास के ही गांव के, जिस गांव में वो मीटिंग के लिए गए थे, उसी गांव के रहने वाले हैं। इनके पास से लूटे हुए 70,000 रुपये, तमंचा, चाकू, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, जो उनका बैग गया था उसका बैग, आईपैड, कुछ पर्चियाँ उसी कंपनी की, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। फिलहाल के लिए दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।